बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। जुम्मे के बाबरकत दिन दिल से मांगी हुई दुआ एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुज़रता है आज के रोज़ में, कहा जाता है, जिसमें दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। ऑब्वियसली जायज़ ख्वाहिश हो तभी, लेकिन हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको तो हर लम्हे हर सेकंड हम अपनी दुआओं में और अपनी दिल की धड़कनों का हिस्सा रखते ही हैं। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है फैमिली टाइम की। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम होता है, लेकिन फॉर सम रीज़न जब हम फैमिली की बात करते हैं, अपनों की बात करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम, बहुत मुख्तसर होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स, थोड़ा सा हमारी सोच में प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि भाई घर वालों की तो खैर है, क्योंकि वो घर वाले हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, जो भी घर के अंदर, जिस घर में आप फिज़िकली रहते हैं, उस घर में जो लोग होते हैं वो, तो उनको तो हम टाइम दे ही देंगे, हम तो उनके साथ रहते ही हैं। चलो जब घर जाएंगे तो उनको हम टाइम दे पाएंगे। लेकिन जैसे अब वीकेंड आ रहा है, आज फ्राइडे है, कुछ लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है, कुछ लोगों की सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, तो जो फ्री टाइम हमारा होता है हम उसके साथ करते क्या हैं। आजकल के ज़माने में दो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा कॉमनली देख रही हूँ। एक, लोग बहुत ज़्यादा या तो सोशलाइजिंग, होटलिंग, लोगों को मिलना, फैमिली, इस किस्म के जो बाहर के रिलेटिव्स और इस तरह के लोग हैं उनके साथ बहुत टाइम गुजार रहे होते हैं कि भाई इसको भी मिलना ज़रूरी है, उसको भी मिलना ज़रूरी है, ये भी कर लें, वो भी कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है, देखिए माँ बाप को जाके मिलना एक मुख्तलिफ चीज़ है। नाना नानी, दादा दादी के पास बच्चों को लेके जा रहे हैं या ख़ुद आप जा रहे हैं अपने पेरेंट्स की तरफ, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, वो भी अपनों का ही टाइम हुआ। लेकिन जब हम एक्सटर्नल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और फैमिली, उनको टोटल फोकस बना लेते हैं, तो घर वाले अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर आजकल लोग बड़ा फोकस कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ भी है लेकिन वो एक्सट्रीम के ऊपर जा रही है, टू मच हो रही है, वो ये है कि लोग कहते हैं मी टाइम, कि भाई अगर मैंने सारा हफ्ता काम किया, मैंने जॉब की है, मर्द है वो कहता है मैंने सारा हफ्ता काम किया, मैंने जॉब की है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, तो मैं जो है ना सैटरडे का सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ जाके स्पेंड करूँगा, या संडे ऑफ है तो मैं सारा दिन अपने दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट खेलूँगा, या हम फुटबॉल खेलेंगे, या हम लोग होटलिंग करने जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। सो ये एक अनफेयर चीज़ है। देखें, जब तक आप अपनों के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो क्या आप अपने वक्त का इस्तेमाल सही कर रहे हैं। आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करती हूँ। आज फ्राइडे है, क्योंकि पंजाब साइड पे लाहौर में स्कूल्स बंद हैं, और आज मेरे बच्चों की हसन और नूर की, हमजा तो जैसे कि आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया, कनाडा चले गए हैं यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह से फ़र्स्ट ईयर उनका चल रहा है यूनिवर्सिटी का, तो हमजा तो उधर है। अब नूर बानो और हसन घर पे थे, और मुझे ये भी पता था कि आज उनकी टीचर्स की कोई कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ चल रही है, तो बच्चों की कोई क्लासेस नहीं होंगी। तो अगर बच्चों की कोई क्लासेस नहीं होंगी और वो घर पे ही होंगे, तो मैं दोनों बच्चों को साथ गाड़ी में डाला और उनको ऑफिस ले आई। इस वक्त वो मेकअप रूम में, मेरा वाला जो मेकअप रूम है उसके अंदर खेल रहे हैं, मतलब उछल कूद कर रहे हैं। ब्रेक्स में वो मेरे पास आके खेल लेंगे। होता ये है कि व्यूअर्स, पहले ऐसे ही होता था, एटलीस्ट टीवी का तो ये एक हमेशा से रिवाज रहा है, और ये मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को बड़ा क्रेडिट दूंगी कि एज एन एंकर एंड एज फीमेल एम्प्लॉयज़ एंड इवन मेल एम्प्लॉयज़, लाहौर सेंटर में जैसे कि एक डे केयर बना हुआ है, तो अगर आपके पास कोई स्टाफ भी नहीं है आपका बच्चा संभालने के लिए, आप बिल्कुल अपने बच्चों को कहीं छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर डे केयर का सिस्टम भी है, तो बच्चे डे केयर में भी जा सकते हैं। और जब से मैंने पीटीवी ज्वाइन किया, इवन जब अभी डे केयर का बना नहीं था यहाँ पे 16 साल पहले, तो हमज़ा को मैं ऑफिस लेके आती थी। जब तक हमज़ा का स्कूल नहीं शुरू हुआ, डेली वो मेरे साथ मॉर्निंग शो पे आता था, और फिर जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो जब भी ऑफ डेज़ होते थे मेरे साथ आता था। मैं पीटीवी आते हुए स्कूल छोड़ देती थी और पीटीवी से जाते हुए उसको स्कूल से पिक कर लेती थी। सो व्यूअर्स, सपोर्टिव इदारे, सपोर्टिव जगहों का अपना एक क्रेडिट होता है, वो मैंने ज़रूरी बात आप लोगों से डेफिनेटली पॉइंट आउट करनी थी। लेकिन अब जैसे कि मैं बच्चों को साथ ले आई हूँ, आते हुए सारा रास्ता हमने गप्पे लगाई, इन्जॉय किया, गेम्स खेली। अच्छा, फिर अब वापस जाते हुए भी एक टाइम मिलेगा, तो व्यूअर्स, स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए ये एक बड़ी अच्छी एक मार्जिन हो जाती है अगर काम की जगह में आपको सपोर्ट मिले। लेकिन अपनी भी तो एक सोच होनी चाहिए ना व्यूअर्स, कि अगर इंसान, बच्चे अगर आपके फ्री हैं और उनकी कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो उनको घर पे छोड़ के आना
वर्सेस साथ ले आना, अगर ऑप्शन है तो वाई नॉट। देखिए जितना ज़्यादा टाइम हम अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या भाई बहनों के साथ गुजारते हैं, ये बड़े अनमोल लम्हे होते हैं व्यूअर्स। और ज़िंदगी में जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाता है, इंसान को एहसास होता है कि हाय काश मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा होता। छोटी सी बात है, जबकि हमज़ा और मैं लिटरली अंग्रेज़ी का मारा है ना, वी वर अटैच्ड एट द हिप। 24 घंटे साथ ही होते थे, जब साथ नहीं होते थे तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते थे। जब वो यूनिवर्सिटी गया तो मेरे लिटरली पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, और मेरी टीम आपको बेहतर बता सकती है कि रो रो के मेरा कितना बुरा हाल हुआ। अभी भी बात करती हूँ तो थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स सोचती हूँ कि यार शायद अगर मैं मज़ीद और टाइम गुजार लेती तो मेरे अंदर ये जो एक ख्वाहिश और एक कमी महसूस हो रही है उसके बगैर ना फील होती। तो व्यूअर्स बच्चे तो हमारे पास एक बड़े लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। जब वो स्पेशली जब 14-15 साल की उम्र पे स्कूल की मसरूफियात बढ़ जाती हैं, अकेडमीज़ जाना शुरू हो जाते हैं, फिर जब यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, फिर उनका टाइम बहुत बाहर गुजरता है और इवेंचुअली शादियाँ हो जाती हैं या बाहर चले जाते हैं या अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तब इंसान को एहसास होता है कि यार ये तो बड़े प्रेशस मोमेंट्स थे, इनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का मुझे भी एहसास काफ़ी देर से हो रहा है पिछले दिनों में कि यार टाइम तो हमज़ा और मैंने बहुत खर्च किया, मैं मुतमईन हूँ, मैं एज अ मदर मुझे ये नहीं है कि हाय मैंने ज़्यादा वक्त दिया होता, लेकिन मेरे अंदर इस चीज़ की वजह से, इस सोच की वजह से मज़ीद एक डिज़ायर और काविश मैंने शुरू की कि भाई हसन और नूर को मैक्सिमम टाइम देना है। पहले भी दे रही थी, मज़ीद और देना है। जहाँ पे भी उनको साथ अकोमोडेट कर सकती हूँ ले जा सकती हूँ। फ्रेंड्स की तरफ जाती हूँ, जैसे चाय पे जा रही हूँ सहेली के घर, अगर उनके भी बच्चे हैं तो बच्चों को बंदा साथ ले जाए, उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेल लेंगे। और अगर बच्चे उनके ज़्यादा एज के भी हैं तो नूर बानो 4 साल के, हसन 8 साल का है, उनके बच्चे भी लगे रहेंगे। देखिए व्यूअर्स, बच्चे हो गए, चाहे हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड के अलहदा प्लान्स है, वाइफ के अलहदा प्लान्स है, सब चीज़ सेपरेट सेपरेट हो रही है। तो अगर सब चीज़ सेपरेट सेपरेट हो रही है तो फिर शादी का क्या फ़ायदा? फिर ये शादी क्यों की थी? शादी सिर्फ इंसान बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं करता व्यूअर्स, शादी इंसान करता है कंपेनियनशिप के लिए, इसलिए ताकि दो लोग मिल के ज़िंदगी का सफ़र काट सकें। लेकिन अगर दो लोग एक घर में तो रहते हैं लेकिन ज़िंदगियाँ उनकी बिल्कुल सेपरेट हैं, तो फिर ये कौन सी लाइफ हुई? इसी तरह पेरेंट्स रहते तो एक घर में हैं लेकिन अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़ के अलावा आपका उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, आप उनको कोई वक्त ही नहीं दे रहे। व्यूअर्स, मेरे से भी कोताहियाँ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होती। जैसे कल मैं अपनी सास को मम्मी के पास गई ऑलमोस्ट 6-7 दिनों के बाद, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैं आई हूँ अंदर तो मेरी सास ने एकदम से कहा कि थी ओ माई सनशाइन इज़ हियर। तो मेरा एकदम से दिल बैठा कि यार देखो 6 दिन हो गए, मैं काम में और चीज़ों में इतनी मसरूफ़ थी, वीकेंड पे मुझे कराची जाना था कुछ अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, तो वीकेंड पे भी नहीं मुलाकात हो पाई। तो मतलब 6 दिन हो गए मम्मी से मुलाकात नहीं हुई और मैं एंटर हुई हूँ, उन्होंने गिला नहीं किया, उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि देखो मेरी सनशाइन आ गई। तो व्यूअर्स, ये बड़े प्यारे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, ये बड़े ख़ास लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा देखे 80+ की हैं मम्मी, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। फिर मैंने फैसल को फ़ोन किया, मैंने कहा जानी मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को बेड टाइम के लिए तैयार करना है सारा, आप भी मम्मी की तरफ चक्कर लगाओ। तो कहा हाँ मैं संडे को तो गया था। मैंने कहा जानी आप संडे को गए थे, अब जुमेरात हो गई है, इतने दिन गुजर गए हैं। सो व्यूअर्स, जहाँ पे मोमेंट्स मिले, हस्बैंड को मैंने क्यों ये बात कही, अब हम रहते हैं दूर DHA साइड पे, मम्मी का घर है मॉडल टाउन में, ठीक है, मम्मी डैडी का घर, और मेरे हस्बैंड करते हैं गुलबर्ग में काम, उनका ऑफिस। मैंने कहा जानी आप मॉडल टाउन से होते हुए मम्मी के पास घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे गुजार दें। फैसल भी गया तो ऑब्वियसली बेटा है तो फिर 3-4 घंटे वो बैठे वहाँ पे, और फिर वहाँ से जब निकले तो मैसेज किया मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जानी डोंट वरी, मैंने बच्चों को सेटल कर दिया, आप सुकून से आएँ। बात यह है कि व्यूअर्स, एक दूसरे को अकोमोडेट भी करना है, अपनों के साथ वक्त गुजारना है। ये फैमिली टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है व्यूअर्स, ये बड़ा ही अहम होता है। मैं बार बार कह रही हूँ ये प्रेशस लम्हे। देखिए ज़िंदगी मौत का व्यूअर्स कुछ पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी जवान जान लोग चले जाते हैं दुनिया से, और कभी कभी हमारे घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो 110-120 साल की उम्र भी मतलब जी जाते हैं। तो बात ये है कि कोई गारंटी नहीं है, बट हर लम्हा प्रेशस है। अगर हम हर दिन को ऐसे जिएं कि ये हमारा आखिरी दिन है दुनिया में, तो हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम कभी भी सेल्फिश नहीं होएंगे, सिर्फ अपनी ज़ात में नहीं बिज़ी होएंगे, हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। सो व्यूअर्स, आज आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वीकेंड आ रहा है, हम सब जो है हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं, डिफरेंट आई थिंक चीज़ें लोगों ने सोची हुई हैं। कोशिश ये करें
कि अपनों के लिए वक्त ज़रूर निकालें। बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर हम स्मॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाहौर एंड पंजाब साइड की बात करें तो यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। इवन कराची में भी अब स्मॉग शुरू हो गई है, क्वेटा साइड पे भी लोग तंग हो रहे हैं। सो द फैक्ट इज़ पूरे पाकिस्तान में ये मामला चल रहा है। सो अगर बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती तो इंडोर तो हो सकती हैं, राइट? घर में सारे मिल के कोई कुकिंग कर लें। मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर में जब भी पाए बनते हैं या निहारी पकती है तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होकर बनाती है। हर बंदे की कोई ना कोई, किसी ने अदरक काटना है, किसी ने धनिया काट के रेडी करना है, अगर हलीम बन रही है तो कोई प्याज फ्राई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यू नो सबकी एक कंबाइंड एक्टिविटी कि भाई आज का खाना हम सब मिलके बनाएंगे। बच्चों के ज़िम्मे मीठा बनाना लगा दिया कि उनको फ्रूट काट के दे दिया, चीज़ें देती, कहो बेटा आप ये ट्राइफल सी चीज़ बना लो। बच्चे एंजॉय करते हैं, चीज़ें रेडी कर दो तो सिर्फ उन्होंने कंबाइन ही करनी है। पेरेंट्स जो हैं वो अपना एक चीज़ बना रहे हैं, मियाँ बीवी मिल के कुकिंग कर रहे हैं। इससे प्यार बढ़ता है व्यूअर्स, इससे लाड बढ़ता है, इससे टुगेदरनेस होती है। अम्मी बैठी हुई हैं आपकी, कुछ नहीं कर रही हैं, आपका चले अम्मी आए, चले मिल के कुछ बनाते हैं, आज आप मुझे कुछ बनाना सिखाएं। वाई नॉट व्यूअर्स? घर के अंदर अच्छा हमने एक चीज़ शुरू की है, छोटे छोटे कैनवसेस ले लिए, आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। हम पेंट्स, कलर्स वगैरह सारी चीज़ें, एक प्लास्टिक की शीट खरीदी है सस्ती सी, हमें कोई 1500-2000 की मिली। वो प्लास्टिक की शीट नीचे बिठा देते हैं, उसके ऊपर कागज़ कूगज़ रख देते हैं, पेंसिल, कलर, पेंट पूंट सारी चीज़ें रखी। मैं अपनी बना रही होती हूँ, फैसल अपना बना रहे होते हैं, दोनों बच्चे अपने बना रहे होते हैं। जो घर में और बच्चियाँ वगैरह काम करती हैं उनका दिलो वो भी साथ बैठ जाती हैं, तो एक मिल के एक्टिविटी हो जाती है। फिर हम एक दूसरे को दिखाते हैं, एक दूसरे की चीज़ सही करते हैं। व्यूअर्स, इन चीज़ों से प्यार बढ़ता है, इन चीज़ों से मोहब्बतें बढ़ती हैं, इन चीज़ों से क्लोजनेस होती है। और व्यूअर्स, इन एक्टिविटीज़ के दौरान जो बातें होती हैं वहीं पे तो दिल की बातें निकलती हैं। हम इतने बिजी होते हैं ज़िंदगी में कि अक्सर दिल पे कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, कोई बड़ी खुशी की चीज़ होती है, हम बताना ही भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, प्रमोशन हुई हस्बैंड की, वो घर आया, घर पे इतनी टेंशनें थी, मसाइल थे, उसने मेंशन ही नहीं किया। 2 दिन गुजर गए, सबको पता चल गया, बीवी को बताने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बीवी और वो इतने बिजी थे घर के मामलात में कि आपस में ये बात भी नहीं शेयर कर पाए। तो मोमेंट्स लें, सारा वक्त टीवी देखने में ना गुजारें, और अगर और फ़ोन्स वगैरह टैब्स ना करें। चलिए अगर कुछ देखना भी है तो कोई ऐसी एक फ़िल्म ढूंढें जो पूरी फैमिली साथ मिलके देख सकती है। हज़ार ऐसी कार्टून फिल्म्स होती है, सिंड्रेला हो गई, अंग्रेज़ी के, उर्दू के, अब तो इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं जो डिसेंट हैं। एज कैटेगरी देखें कि क्या ये 2 साल या 5 साल से बड़े बच्चे देख सकते हैं। सारी फैमिली मिल के बैठ के देखें, पॉपकॉर्न बना लें, पॉपकॉर्न खाएँ, मकई खाएँ, साथ में उसको देखें। एक फैमिली मूवी नाइट हो गई या मूवी डे हो गया। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो व्यूअर्स कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। शर्त यह है ना, करने का जी चाहना चाहिए। हम अब मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो गेम्स, टैब्स, डिवाइसेस, इनसे नहीं निकल रहे और सारा का सारा वक्त उनके ऊपर गुजर जाता है। एक वक्त होता था हम लोग सारे बैठते थे, मिलके लूडो खेलते थे। आजकल की इस जनरेशन को तो लूडो का पता ही नहीं है, स्टापू का पता ही नहीं है, जिसको हम हॉपस्कॉच भी कहते हैं। बर्फ़ पानी हम खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, इतनी एक्टिविटीज़ होती थी और पेरेंट्स भी साथ खेलते थे। व्यूअर्स, सिर्फ बच्चे नहीं खेल रहे होते थे, ये चीज़ें हम करते ही नहीं हैं। फैमिली गेट टुगेदर्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर नहीं निकल सकते तो फैमिली के मतलब 2-3 लोग बुला लिए, कज़न्स वगैरह भी बच्चों के आ गए, बच्चे भी बिज़ी, आप भी बिज़ी, एक फ़न एक्टिविटी हो गई। बिज़ी स्केड्यूल में छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि 50 या 100 लोगों का इवेंट ही करें, 6-7 लोग भी बुला लें घर पे, मोर देन इनफ। आप 1 डिश रख लें अगर फाइनेंशियल हालात नहीं ठीक। आप कहें कि भाई 1 डिश आप बनाएं, 1 डिश हम बनाएंगे, 1 डिश मीठा एक फैमिली बना ले, मिलजुल के खाना हो गया। घर पे भी तो खाना व्यूअर्स बनाना होता है ना, एक हांडी तो हर किसी ने बनानी है। अपनी बहन को कॉल करे कि यार मैं आज कोरमा बना रही हूँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? हम दाल चावल बना रहे हैं। अच्छा तुम दाल चावल बना के ले आओ, हम लोग कोरमा बना रहे हैं। दूसरे अपने भाई को फ़ोन करके, भाभी को फ़ोन करके कहा आज आपके घर में क्या बन रहा है? उन्होंने कहा जी आप खाना ना बनाएं, आप आज मीठा बना लें, मीठा आप ले आइएगा, दूसरी बहन ये ला रही है, मैं ये बना रही हूँ, आप ले आइएगा, हम 1 डिश कर लेंगे। व्यूअर्स, 1000 तरीके हैं बजट के अंदर रहते हुए भी अपने आप को एंटरटेन करने के। इन चीज़ों से व्यूअर्स आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, दूसरी चीज़ें तो होती है, बट आपकी एक इमोशनल डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है। खैर 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा कुछ हेल्दी चीज़ों की बात करते हैं, अपने हेल्थ को बेहतर करने की। शेफ़ कनीज़ फातिमा भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आपसे अभी गुफ्तगू करूँगी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी बड़ी ज़रूरी है। ओके।
व्यूअर्स, हम लोग बहुत वक्त आउटडोर गुजारते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन आजकल हर बंदे की मूवमेंट लिमिट हुई हुई है क्योंकि स्मॉग इतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन इतनी है हवा के अंदर। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में देख लें, पंजाब में ज़्यादा है बट ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची में भी लोगों के गले ख़राब हुए हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। सो रॉयल लेके आया है अपना पहला एयर प्योरीफायर। ये मेड इन पाकिस्तान है और ये बड़ा हाई एफिशिएंसी 4 लेयर का फ़िल्टर रखता है, यानी कि 4 लेयर्स पे 4 डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं। एक जो पहला फ़िल्टर है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को कैच करता है, बालों को, पेट के फर को, डस्ट को। फिर एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर जो है वो ट्रैप करता है अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब तीसरा लेयर जो है वो है ट्रू हेपा H13 फ़िल्टर। ये कैप्चर करता है 99.97 एयरबोर्न पार्टिकल्स जो 0.3 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, जो हमारी लंग्स में जाके हमें बहुत तंग करते हैं, जैसे कि धुएं के पार्टिकल्स हो गए, पोलन हो गया और दूसरे एलर्जेंस हो गए। एंड फाइनली चौथा जो एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर है, ये VOCs को रिमूव करता है, हार्मफुल ओडर को और स्मेल्स को। सो रॉयल का ये जो फर्स्ट एयर प्योरीफायर है ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो आजकल तंग हो रहे हैं, जैसे कि मेरी भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, अजीब हुई हुई है क्योंकि ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। सो स्मॉग से जो लोग तंग हैं, एंड बाय द वे एक आपने एक मुनासिब कीमत का एयर प्योरीफायर लेके अपने लाउंज में लगा लिया, उस एरिया में लगा लिया जहाँ पे सारे बैठते हैं, तो एयर की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। एक बेडरूम में लगा लें, एक लाउंज में लगा लें, या जिस कमरे में सारे सोते हैं, पहले आपने जिस सिटिंग एरिया है वहाँ पे इसको रखा, पोर्टेबल है, आप उठाएं, तार उसके साथ है, आपने इसको उठाया, प्लग से निकाला, उस कमरे में लगा दिया जहाँ पे सारे सो रहे हैं, जहाँ पे मतलब यूजुअली सब एक ही रूम में सोते हैं घरों में, मैंने ये नोट किया है। और अगर 2 कमरे हैं तो 2 ले लिए, बिकॉज ये बड़ा अफोर्डेबल है। ये बाकी एयर प्योरीफायर्स की तरह लाखों रुपए का नहीं है। आजकल जो भी एयर प्योरीफायर लेने के लिए जाओ, कोई 70,000 का, कोई लाख रुपए का, कोई 1,20,000 रुपए का, भाई कौन अफोर्ड करे। तो ये बड़ी मुनासिब कीमत में रॉयल का एयर प्योरीफायर आप घर लेके आ सकते हैं। वेरी वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे शेफ़ कनीज़ फातिमा भी हमारे साथ हैं। तो मेरा बेटा, नाउ ओवर टू यू, किचन में क्या बना रही हो और उसकी रेसिपी। आज किचन में बन रहा है खट्टी दाल, अचारी आलू और खट्टी दाल? यस। उफ, थैंक यू। हर बार दाल बनती है लेकिन खट्टी दाल नहीं बनती, एंड खट्टी दाल इज़ माई फेवरेट। फेवरेट। एक वक्त था जब मैं छोटी होती थी, घर में अगर दाल बनती थी तो मेरे लिए अलहदा से उनको इमली का पानी थोड़ा मिक्स करना पड़ता था, मैं वरना चखती नहीं थी। हर रोज़ खानी भी होती थी लेकिन खट्टी दाल खानी होती थी। थैंक यू, आप खट्टी दाल बना रही है, वेलकम। दिल से मुझे खुशी हुई है। तो आज खट्टी दाल बन रही है, साथ में अचारी आलू होंगे और जो दाल होगी वो प्लेन राइस के साथ सर्व किए जाएंगे और साथ पुदीने की चटनी। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले खट्टी दाल के, उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल 250 ग्राम, मसूर की दाल 250 ग्राम, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक 2 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 अदद, इमली का गूदा 2 कप, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच। तड़का के लिए तेल आधा कप, सुरख मिर्च 7 से 8 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, करी पत्ता 20 से 25 पत्ते। तो इसका जो मेथड होगा वो ये होगा कि आपने पहले दाल को भिगो के रख लेना कोई 20 to 25 मिनट्स पहले, और उसको आपने पानी में डाल देना। पानी में डालने के बाद जो प्याज, अदरक, लहसुन पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट और जितने सारे स्पाइसेस मेंशन किए इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना। जब पकने के लिए छोड़ देंगे तो जब दाल बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएगी, जो आपको उसकी कंसिस्टेंसी पसंद है कि जितनी थिक आपको चाहिए दाल, उस हिसाब से आपने थिक रखनी है। और जो इमली का पल्प होगा वो आपने इमली को भिगो देना एक बाउल पानी में। तो उसको अच्छे से आपने जो उसकी गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो निकाल के जो इमली का पल्प है वो आपने उसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद लास्ट पे आपने दाल को ग्राइंड कर लेना है या ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद जो आपने तड़का लगाना है, तड़के में आपने ज़ीरा या लहसुन और करी पत्ता वगैरह डाल के और साबुत गोल मिर्च भी आप बीच में डाल के उसका तड़का लगा लें। तड़के में आप मक्खन, घी, ऑयल जो आपको पसंद है। दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, अचारी आलू। उसमें हमें चाहिए तेल आधा कप, आलू 1 किलो, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अचार 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 अदद। इसका जो मेथड है वो ये है कि जो प्याज है उसको आपने फाइनली चॉप कर लेना है। फाइनली चॉप करने के बाद आपने उसको ऑयल में अच्छे से ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद उसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया जाएगा।
अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद उसमें आपने टमाटो प्यूरी डालनी है। टमाटो प्यूरी डाल के जितने सारे स्पाइसेस मेंशन किए गए हैं वो सब आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आपने उसकी अच्छे से भुनाई करनी है और आलू जोन सी भी शेप में आपको स्लाइस में या डाइस में या क्यूब जो भी पसंद है उस शेप में कट करके आपने वो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ अगर आपके पास कोई अचारी मसाला है आप वो ऐड कर सकते हैं, या अगर अचार पड़ा हुआ है तो वो आप 1 चम्मच ऐड कर दें। ऐड करने के बाद उसके अंदर पानी डाल के कोई हाफ़ कप के करीब उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर कर दें। जो आलू हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। टेंडर होने के बाद लास्ट में आपने गार्निशिंग करनी है मिर्चों से, धनिया, अदरक वगैरह जो आपको पसंद है। और जो थर्ड है वो है पुदीने की चटनी। वो बिल्कुल सिंपल है कि आपने एक जूसर ब्लेंडर लिया, उसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और 2 जवें जो लहसुन की हैं वो आपने ऐड कर देनी है। और ऐड करने के बाद उसको आपने ग्राइंड कर देना है और ग्राइंड करके उसका एक पेस्ट बन जाएगा। और पेस्ट में ये होगा कि आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें तो आप उस पेस्ट को फ्रीज़ कर लें। जब आपको मिंट रायता चाहिए हो तो वो 1 चम्मच निकाला, दही में मिक्स किया एंड इट्स रेडी टू ईट। और ये हमारी तीनों रेसिपीज आपके साथ फ़ौरन शेयर हो गई। Yes. अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, जहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं और घर के अंदर भी ये बात मैंने आपको कही कि घरों में बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं बिकॉज स्मॉग की वजह से एटलीस्ट पंजाब में स्कूल बंद है। अभी वीकेंड भी आ रहा है, बच्चे घर पे होंगे। तो जब पढ़ाई की बात आती है और जब बच्चों को एजुकेट करने की बात आती है तो पेरेंट्स की पेशेंस अक्सर बहुत कम हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, देखिए एक तो बच्चे ऑटिस्टिक भी होते हैं जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, जो उतना तेज़ चीज़ को नहीं पिकअप करते जितना भाई या बहन उनका पिकअप कर रहा होता है। सो ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि या तो पेरेंट्स बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या फिर इतना चीखते हैं और इतना डांटते हैं कि बच्चे बेचारे बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। और फिर यही बच्चे जब एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं तो उनको घबराहट होती है, वो एग्ज़ाम्स में फ्रीज़ हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर साहिबा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमने एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट यंग लेडी ने ज्वाइन किया है। हैं तो यंग लेकिन बातें बहुत अच्छी करती हैं और माशाल्लाह से कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। माहिर नफ्सियात होने के नाते आज हमने इनके साथ वो टॉपिक रखा जो मुझे लगता है कि आज के कुछ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चुभेगा, क्योंकि बात होने जा रही है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की और लर्निंग डिसऑर्डर्स की, और उसके साथ साथ उन बच्चों की जो ज़रा स्लो लर्नर हैं। स्लो लर्नर से मुराद ये कि अगर एक बच्चा कोई चीज़ 10 मिनट में सीख लेता है तो उस बच्चे को 15 मिनट लगते हैं, और अगर उस बच्चे के भाई बहन हैं और उन्होंने 6-6, 8-8 मिनट में सीख लिया और वो बच्चा जो है बाकी की बनिस्बत डबल टाइम ले रहा है, बिल्कुल ठीक है बच्चा, उसमें कोई इशू नहीं है, बस वो ज़रा बाकी की बनिस्बत ज़रा स्लोअर है चीज़ों को पिकअप करने में, तो उस बच्चे की बेचारी जो मिट्टी पलीत होती है और जो उसकी बेइज्जतियाँ होती हैं और फिर उसको जो मारे पिटती हैं। व्यूअर्स, एक बात तो अरसा अज़ल से हम कहते आ रहे हैं और मॉर्निंग एट होम पे तो ये एक स्लोगन रहा है कि मार नहीं प्यार। मार से भी काम हो सकता है, प्यार से भी काम हो सकता है, लेकिन जो प्यार से किया हुआ काम होता है वो बच्चे के दिल में भी उतर जाता है। मार से किया हुआ काम बच्चे को ढिठाई की तरफ लेके जाता है और उसको जहनी तौर पे डिस्टर्ब करके उसको बहुत बड़े बड़े दूसरे मसाइल की तरफ लेके जाता है। लेकिन खैर, मैं ये क्या बात करूंगी, एक्सपर्ट तो हमारे सामने बैठी हैं, द ब्रिलियंट ज़ारा अली इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप मस्ट कमेंट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। यू आर वेयरिंग अ गॉर्जियस आउटफिट। Thank जो you. मेरी सहेलियाँ जो आपको देख रही है, ज़रा खड़ी तो हो ना, ज़रा मैं दिखाऊँ तो। Viewers, she is wearing something which is one of my absolutely favorite outfits. You are looking beautiful. Thank you The whole so much. outfit works. तो जो लोग कहते हैं ना डॉक्टर्स अपना ख्याल नहीं रखते, ऐसे भी होते हैं। माहिर नफ्सियात भी बड़े खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। I had to show your outfit क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे मैसेज आना था। कपड़े तो आपने उनके दिखाई नहीं, कुड़ी साडी मॉडल तो नहीं है लेकिन बन सकती है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जुगन। अब देखो ज़रा, एक बात पूछूं जी। आपसे, मैंने लाड किया जी। आपसे प्यार किया, पब्लिकली आपको एक्नॉलेज किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अफेक्शनेट आप। और ये मैंने सच्ची बात की है, ये मैंने सिर्फ बिल्कुल। कोई शो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की कि मैंने ये बात करनी थी। यू फेल्ट गुड ना? यस डेफिनेटली, आई रियली फेल्ट गुड। अच्छा, अब शो पे आते ही अगर प्रोग्राम शुरू करते हैं, मैं कहती जी ये हमारे साथ हैं, हाँ जी क्या बताएंगी आप हमें?
आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता बिल्कुल है। चेंज हो जाता। तो हम तो बड़े हैं, बच्चों के साथ जब हम चढ़ाई करते हैं, उनको डांटते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं, तो उनका क्या हाल होता है? वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो एक तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। हम तो फिर एक्सप्रेस कर लेते हैं ना, हम गुस्सा निकाल लेते हैं या आगे से दरवाज़ा मार दिया या कुछ कर दिया। एक अगर छोटा सा बच्चा है और अगर उसके साथ हम मारपीट कर रहे हैं तो वो बच्चा कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो क्या फील कर रहा है, और जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी ग्रूमिंग जो है वो डिस्टर्ब्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और आगे जाकर उन बच्चों के साथ इतने पर्सनालिटी इश्यूज आ जाते हैं, वो सोशली इतना अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं बच्चे करते। हकला के बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल 100 बंदे के अंदर जैसे ही 2 या 4 एक्स्ट्रा लोग होंगे, वो कोनों में जाके छुपना शुरू हो जाएंगे, सोशली या वो लोगों के अंदर मारकुटाई शुरू कर देंगे। मारकुटाई कर दे। गाली- ये बच्चा किस तरह से परसीव, वो उस अपने बिहेवियर से दिखा रहा होता है, और वो जो भी अपने बिहेवियर से दिखा रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में ज़रूर चल रहा होता है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ। ये बात पहले इसलिए की क्योंकि अब जिन चीज़ों की हम बात करने लगे हैं उनकी वजह से, क्योंकि माँ बाप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में या अपनी परेशानी में और घबराहट में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिनसे, जो फिर मैम ने बताया, ये रिजल्ट्स आते हैं। अब शुरू करते हैं शुरू से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है ज़ारा, और मुझे ये भी बताइए कि लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है और स्लो लर्नर क्या होता है। ये तीनों चीज़ें पहले डिफाइन कर दें, फिर आगे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि ये एक ब्रेन बेस्ड डिसऑर्डर है जो कि हमें बच्चे में नज़र आ जाता है शुरू के 2-3 सालों में। इसमें बच्चे के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, बैठना, उठना, खाना, ये जो होते हैं, वो बोलना, ये डिले होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे का IQ होता है, जो मेंटल एज होती है बच्चे की, वो बिलो एवरेज होती है। मतलब कि जो हमारी अगर बच्चे की 1 साल उम्र है तो उसकी 1 साल एज नहीं होगी, उसकी 6 माह वाली 6 माह वाली एज जहन उसका 6 जो माह वाला हाँ जो उसकी मेंटल एज है, जो उसकी जहनी वो जो है उसकी उम्र है, वो पीछे होगी उसकी बर्थ एज से। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो बच्चा होता है, उसको इंटेलेक्चुअली जो फंक्शनिंग की चीज़ें होती हैं, जैसे आप ये कह लें कि रोज़मर्रा में जो हम स्कूल के जो काम होते हैं वो नहीं कर पाता, पेंसिल नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल, क्योंकि डिलेज है ना, हर चीज़ में जो है वो पीछे की तरफ है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 सेकंड रुकते हैं। ये आप कह रही हैं कि पहले 1-2 साल में माँ बाप ऑब्जर्व कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। सोचे व्यूअर्स, आपकी फैमिली में ज़रूर कोई ऐसे बच्चे होंगे, आपके घर में भी, क्या आपने कहा होगा कि यार 3 साल का है, अभी तक चल नहीं रहा, लेकिन हमारी फैमिली में बच्चे लेट ही चलते हैं। ये गलत है। अगर आपका बच्चा उस टाइम पे नहीं चल रहा जिस टाइम पे उसको चलना चाहिए, तो आपको फ़ौरन तशख़ीस करानी चाहिए। क्योंकि वो ये है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ आपका बच्चा होगा, उसको फिर आगे जाके और भी बहुत इश्यूज आएंगे। इसमें नहीं, ऑटिज्म जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिसऑर्डर है। ठीक है। ये इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमारे जो है आता है डाउन्स सिंड्रोम का बच्चा होता है, जिसकी जीन म्यूटेशन होती है। उसकी ना आपको जो बच्चे की फेस की होते हैं ना सिम्टम्स, उनसे ही जो फ्रैक्चर्स हैं उनसे ही आपको पता चल जाता है। छोटी आईज होंगी, दबी हुई नाक होगी, आईज जरा नीचे की तरफ होंगी। वो बिल्कुल आपको वो बच्चे को देख के पता चल जाता है कि ये एक नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट जो है उस बच्चा है। फिर इसी तरह इसमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है एक, वो भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ही होता है, और उसमें जो है बच्चे की सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी फाइन मोटर यानी कि जो हम हाथों से काम करते हैं वो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। वो पेंसिल नहीं पकड़ सकता, वो चम्मच पकड़ के खा नहीं सकता, इस तरह के जो है वो बच्चों को। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बच्चा होता है, उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग स्किल्स जो होती हैं, सोशल स्किल्स, कपड़े पहनना, खाना खाना, अपने चलना फिरना, बात करना, ये सब चीज़ें जो होंगी ना, उसकी एक नॉर्मल बच्चे से, जो अगर वो 3 साल का है तो आप कह लें उस बच्चे में आपको 1 साल की उम्र वाली जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। ओके, अब आते हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स। लर्निंग डिसऑर्डर, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं वो बेसिकली आप कह लें कि जो बच्चा होगा वो उसको एकेडमिकली
स्कूल के अंदर आपको उसको एकेडमिक्स में इश्यूज नजर आएंगे, जैसे कि डिसलेक्सिया, जैसे कि डिसलेक्सिया, उल्टा नजर आना, सिर्फ उल्टा नजर नहीं आता, बच्चे की जो कॉम्प्रीहेंशन, डिसलेक्सिया में हम 3 चीज़ों को देखते हैं। बच्चे की जो कॉम्प्रीहेंशन होती है, वो जो पढ़ रहा है उसको नहीं समझ आता कि वो क्या पढ़ रहा है, पैराग्राफ रीड तो कर लिया लेकिन नहीं पता होता कि पढ़ा क्या है, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका। फिर उसके बाद उसकी रीडिंग फ्लुएंसी नहीं होती, तोड़ तोड़ के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा। और दूसरा आप कह लें कि बच्चे को डांसिंग वर्ड्स नज़र आते हैं उसमें, जैसे वो ऊपर मूवी थी नीचे, ना तारे जमीन पे, तारे ज़मीन हाँ। पर, बिल्कुल ऊपर नीचे, उसको नहीं पता। इसकी वजह से जो है उसकी जो रीडिंग फ्लुएंसी होती है और जो रीडिंग एक्यूरेसी होती है वो ख़राब होती है। उसको नहीं पता चलता कि वो क्या रीड आउट कर रहा है, वो कैसे रीड आउट कर रहा है, उसने क्या पढ़ना है। और इसी तरह की फिर और भी हैं। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में ही एक डिसऑर्डर आ जाता है, डिस्ग्राफिया। उसके अंदर बच्चे को रिटन एक्सप्रेशन, अब वो आपको बोल के तो पूरी स्टोरी बता देगा आपको। जब आप उसको कहेंगे कि आपने लिखना है तो उसे नहीं पता होगा दैट व्हाट ही इज सपोज्ड टू राइट। फिर पंक्चुएशन उनकी बहुत पुअर होगी। हमजा मेरा बेटा जो है बड़ा, ये हमें लेटर ऑन रियलाइज हुआ, और इसीलिए आज मैं ये बात करना चाह रही थी कि अगर पहले पकड़ लेते तो शायद कुछ हम बेहतरी की तरफ चीज को ले जाते। असल में हम यही कहते थे कि यार ये तवज्जो नहीं देता, ज़बानी उससे पूछो तो वो आपको फर बता देगा, जो पढ़ा है वो भी बता देगा, उसमें ऐड भी करके आपको 10 चीजें सुना देगा जो बड़ी इंटेलिजेंट चीजें होंगी। हमजा लिखो तो नहीं पता कि लिखना क्या है। और बेचारे को राइटिंग के ऊपर, हैंड राइटिंग के ऊपर सारी जिंदगी क्लास स्कूल में डांट पिटी। यही बात है, जबकि मैं बार बार जाके कहती थी कि जी मेरी भी हैंड राइटिंग बड़ी खराब थी, मैं कोशिश करती थी, मुझे टफ टाइम होता था, ज़बानी मेरे से जो पूछ लो मैं बता देती हूँ, जब आप लिखने को कहते हैं इसलिए मैं टाइप कर सकती हूँ फिर भी बेहतर। वो एक्चुअली जो लिखने का और वो जो कनेक्शन है, इसी तरह होता है कि एक वर्ड इधर है, फिर स्पेसिंग का नहीं पता चलता। एग्जैक्टली स्पेसिंग नहीं, बिल्कुल भी। आई एम ज़ारा अली है तो वो मैं बिल्कुल साथ वो बच्चा बिल्कुल साथ लिखेगा, या बहुत बड़े बड़े गैप, बहुत बड़ा बड़ा गैप दे देगा। और पंक्चुएशन नहीं पता, फुल स्टॉप कहाँ पर हम लगा रहे हैं नहीं पता, कोमा हमने कहाँ लगाना है, लेटर बड़ा करना है, तो दिस इज डिस्ग्राफिया। और ये लेट आ जाता है एंड में समझ, बट लेट आता है। जब बच्चा डेफिनेटली जब स्कूल गोइंग होता है, राइटिंग की तरफ आता है, तो पता चलना ये बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं टीचर्स, क्योंकि आपको पता है कि टीचर के पास स्टूडेंट जा रहा है और टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट के अंदर ये वीकनेस आ रही है। वो टीचर ने डेफिनेटली पेरेंट को बता दिया, लेकिन हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, जान आप बात करिए पेरेंट्स तक बात पहुँचने की, टीचर्स भी तो इतना क्वालिफाइड हो ना। बिल्कुल, उनको भी अवेयरनेस की, वही मैं कह रही हूँ ना कि टीचर को अगर पता होगा ना कि बच्चे में ये वीकनेस है तो वो पेरेंट तक पहुँचाएगा। बिल्कुल। सो ये भी हो गया। और तीसरा जो है वो है स्लो लर्नर। सॉरी मैं आपको इसमें ही तीसरी टाइप है डिस्कैलकुलिया। अच्छा ठीक है, सॉरी। और वो उसमें जो बच्चे को होता है मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता, 0+1 क्या होगा नहीं आएगा, सारी जिंदगी मैथ्स में फेल हुई हूँ। और आपको मजे की बात बताऊं, सारी जिंदगी लाइक लिटरली मैं बराए नाम पास होती थी, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरी मैथ्स की टीचर मुझे इतना इंसल्ट करती थी, इतना डांटती थी कि मुझे और उससे वो हो गया। मैं आज भी जब अभी बात कर रहे हैं ना तो मुझे ये होना शुरू हो गया अंदर से, क्योंकि वही मैथ्स टीचर 4-5 साल मेरी थी ग्रामर स्कूल में। यार ज़ारा मैं आपको बता नहीं सकती, वो मेरे पे चीखती थी क्लास के सामने। मेरे रिजल्ट जब आता था ना, अगर जैसे कि मेरे 0 आ गए, 1 भी नहीं ठीक हुआ या सिर्फ 10 ठीक हुए और मेरा लोएस्ट ग्रेड आया, मुझे क्लास में सीट के ऊपर खड़ा करके इस तरह करके पेपर दिखवाती थी। कितना वो आपके मुझे लिए कितना स्कूल से था। नफरत हो गई। और आज बैठे बैठे मैं ऐसे हिसाब करती हूँ, क्योंकि अब मेरे पे प्रेशर नहीं है ना यार। प्रेशर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही अब है। वो डिसेबिलिटी थी या प्रेशर की वजह से मैं घबरा जाती थी, आई डोंट नो। वो आपका बेसिकली यार हर बंदे का नहीं चलता ना हिसाब में, दिमाग नहीं चलता। है आपकी कोई ना कोई वीकनेस किसी ना किसी सब्जेक्ट में होती है और आपको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पर ये है कि अवेयरनेस नहीं जान है। एक्स्ट्रा हेल्प पता है क्या होती थी और आज भी क्या होती है? क्लास के बाद आपको पनिशमेंट मिली कि आप ब्रेक में बाहर नहीं जाएंगे, या स्कूल के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा आप क्लास में बैठेंगे। अब 3 भाई बहन जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं
तो मेरी कितनी को बिस्ती होती होगी जब मैं घर जाती होंगी कि मेरी बहन को भी वेट करना पड़ा घंटा, या बहन चली गई घर, भाई चला गया, फिर मुझे आके पिक करना पड़ा क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिली हुई है 1 घंटे की। क्यों? और इसमें क्योंकि नंबर नहीं ठीक है। नंबर नहीं ठीक है, और उसमें फिर आपके टीचर्स और ये कंपैरिजंस भी स्टार्ट हो जाते हैं, बहन भाइयों के दरमियानी कंपैरिजंस स्टार्ट हो जाते हैं कि वो तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा करता है तो तुम्हें और क्या वही है। तो चीज़ है ना। और व्यूअर्स देखें, ये एक नफ्सियात का भी एक फैक्ट है कि जो आपका सबसे बड़ा बच्चा होता है उसका इंटेलेक्ट लेवल जो है वो बाकी बच्चों से ज़्यादा होता है। फर्स्ट बॉर्न जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, ये एक इस पे रिसर्च भी हुई भी है। ऑब्वियसली 100% फैक्ट नहीं है, कभी चीज़ ऊंच नीच भी हो जाती है, बच्चे पैदा भी हो जाते हैं विद डिसेबिलिटीज़ एंड स्टफ। बट ये बात करने का रीज़न ये है कि व्यूअर्स आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्कूल, क्योंकि छुट्टियाँ हो रही हैं पंजाब स्पेशली साइड पे, तो पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स का एक तरह से रोल अदा कर रहे हैं। जब वो साथ बैठते हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, व्हाटएवर, ऑनलाइन बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर बच्चों को मारे भी पिट रही हैं, डांटे भी पिट रही हैं, गालियाँ भी उनको निकाली जा रही हैं, उनको पनिशमेंट्स भी मिल रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से इस सिचुएशन को थोड़ा सा हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये भी प्रेशर है कि ग्रेड्स जो हैं वो A+ आने चाहिए और हर बच्चे के आने चाहिए। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्लो लर्नर क्या होता है और फिर इन सब मामलात को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें और पेरेंट्स का रद्द अमल क्या होना चाहिए, और अगर आपका स्कूल वो चीज़ें नहीं कर रहा जो मैम अभी ब्रेक के बाद कहेंगी, तो बच्चों का स्कूल चेंज करें। अगर आपके लिए बच्चों के लिए स्कूल का नाम ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चों की मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं ज़ारा अली, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात। हम बात कर रहे हैं बच्चों के जो डिफरेंट पढ़ाई से रिलेटेड या बड़े होते हुए जो सीखने के मसाइल होते हैं उनसे रिलेटेड। देखिए, हम हमेशा एडल्ट्स की बात करते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि बच्चे जो हैं वो एडल्ट की फाउंडेशन है। आप बच्चे होते हैं, फिर आप एडल्ट्स बनते हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हैं उस स्टेज पे बहुत से मामलात अगर सही और आसान अंदाज में हैंडल हो जाएं तो वो बड़े होके बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं बनती। जैसे कि मुझे अगर आज जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और अगर मुझे सोशल एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है तो वो इसलिए है क्योंकि राइट एज पे ना तो घर वालों को पता चला कि इसको क्या है, उनको लगता था हाइपर बच्ची है। बाद में जब जाके चेक किया तो पता चला कि आई एम स्लाइटली ऑन द स्पेक्ट्रम, आई हैव ADHD, जिसकी और उन दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन से एंग्जाइटी और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई जो उनकी फिर सब सेट होती हैं। राइट, बिल्कुल। उनको कॉप करने के लिए जो है आप मैनेज कर। ज़रा आपको पता है मैंने साइकोलॉजी क्यों ली यूनिवर्सिटी में? फॉर दिस रीज़न, मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे होता क्या है। बाकी सब तो ठीक है, मैं अक्सर लोगों से पूछती थी आपको ऐसे ऐसे नहीं होता अंदर, तो लोग मुझे कहते थे क्या मतलब? मैं कहती थी मुझे अंदर लगता है कि जैसे मुझे ना कोई मेरे अंदर से ऑर्गन्स को हिला रहा है, झंझोड़ रहा है जैसे, और उसकी वजह से ना मेरे अंदर एक इरिटेशन और तलखी आ रही होती थी। आई हैड ADHD, लेकिन कभी डायग्नोज नहीं हुआ उसका, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों के बारे में कोशिश करती हूँ कि ज़रा विजिलेंट रहूँ और हमजा, हसन, नूर, उन पे नज़र रखने की कोशिश करती हूँ। और मैंने अपना दिमाग ओपन रखा है इस बात को कि अगर कोई खुदा न खास्ता होती है प्रॉब्लम तो वो काउंटर कर ले, ना कि सर जिस तरह ऑस्ट्रिच ज़मीन में सर नहीं डाल देता जब तूफान आ रहा था। क्योंकि फिर बच्चे को भी अगर हेल्प मिल जाएगी तो वो उसके लिए बेहतर है, आने वाले टाइम में उसके लिए बेहतर है, और पेरेंट्स के लिए बेहतर है क्योंकि उनको समझ आ जाएगी ना कि हेल्प कैसे करनी है बच्चे को। क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चों को कंसिडर किया जाता है बदतमीज, ढीठ, हाइपर, हम ये टर्म्स लगा देते हैं, ये सोचे हम लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं, हम हर टाइम लेबल कर रहे होते हैं। लेकिन देखो ये चीज़ें भी ADHD, ऑटिज्म वगैरह ये भी तो लेबल्स ही है ना यार। लेकिन टेक्निकली तो ये भी लेबल है, लेकिन वो हम अगर हमें पता नहीं होगा तो हम हेल्प नहीं कर सकते। और मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि हमने फ़ौरन से डायग्नोसिस नहीं देना, अभी हम पहले बच्चे को मैनेज करते हैं। अगर सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम डायग्नोसिस दे देते हैं ना तो उसका मतलब है हम लेबल कर देते हैं। अच्छा, फ़ौरन से लेबल कर देते हैं। अच्छा, एक और मेरी सोच है, अगर हम बच्चों को ना बताएं कि उनको क्या है और हमें पता हो। नहीं, ये भी रॉन्ग है।
अच्छा, ये रॉन्ग है, क्योंकि फिर बच्चा अगर बच्चे को नहीं ना पता कि उसके साथ क्या इशू चल रहा है, तो वो अगर हम उसको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारी हेल्प लेना पसंद नहीं करेगा कि मेरे साथ तो कोई इशू ही नहीं है, मैं क्यों किसी की हेल्प लूँ या मैं क्यों किसी के पास जाऊँ। तरीके से, प्यार से बच्चे को समझाएं कि ये आपके साथ मसला है और इसको हम मैनेज कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो हम किसी के पास जा रहे हैं, हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास है, कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई टीचर है जिससे हमने हेल्प लेनी है। बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसके साथ कोई जैसे ADHD अगर है तो वो बच्चे, क्योंकि नॉर्मल फेज़ में होते हैं तो उन्हें पता हो, जैसे अगर बच्चा स्पेक्ट्रम में है तो उसको तो पता ही नहीं चल, उसको तो वैसे ही अंडरस्टैंडिंग हाँ जी, उसकी बहुत वीक होगी, हाँ उसको जी। नहीं पता चलेगा। असल में मैंने नोटिस किया एक चीज़ कि कभी कभी फिर वो एक क्रच बन जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि फिर वो, मैं एक्सक्यूज़ का वर्ड गलत है, लेकिन फिर वो एक ऐसी चीज़, एक बैसाखी बन जाती है। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे उस चीज़ से फ़ायदा भी उठाने देखिए, की बच्चे कोशिश बड़े करते इंटेलिजेंट होते हैं, जी, ऐसे बच्चे बिल्कुल, जिनको, आपकी बात मैं समझ गई हूँ कि बच्चे फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे साथ ये इशू है, तो वो वहाँ पे फिर हमारी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ थेरेपिस्ट या बीइंग अ टीचर, हमारी जजमेंट, हमें पता होता है कि ये बच्चा यहाँ पर हमसे एक्सक्यूज़ लेना चाह रहा है या ये वाकई इसके साथ इशू है। वो फिर वहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें पता चल जाए। अच्छा भाई जान, स्लो लर्नर क्या होता है? स्लो लर्नर्स जो है वो बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के बच्चों के लिए ही। अच्छा। क्योंकि जो इनकी प्रोसेसिंग होती है इन्वायरमेंट से इनपुट लेना, स्टडीज़ का इनपुट लेने, वो स्लो होती है। तो उसको जो है वो हम वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनको हम कहते हैं ये स्लो लर्नर्स हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है। ब्रेन प्रोसेसिंग जो होती है उनकी स्लो होती है। आप ये कह लें कि उनकी जो ब्रेन की वायरिंग है वो हमारी ब्रेन की वायरिंग से, जो नॉर्मल ब्रेन है उस ब्रेन वायरिंग से डिफरेंट होती है। दैट्स वाई जो उनकी प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है और उन्हीं के लिए टर्म यूज़ की जाती है स्लो लर्नर्स की। क्या अगर एक बेटा और एक बेटी एक घर में है, चाहे जुड़वा है, लड़का और लड़की है, लड़का ज़रा थोड़ी देर में बोलता है, थोड़ी देर में चीज़ें करता है, बच्ची जो है वो तेज़ तेज़ कर रही है, बिल्कुल। अब उन दो जुड़वा बच्चों में भी मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, बड़े छोटे में तो होती ही होती है। इसको भी स्लो लर्नर कहेंगे? नहीं, बेसिकली ऐसा है कि देखिए हर बच्चा जो है वो, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। आप ये देखें कि अगर वो देर से बोल रहा है तो हो सकता है वो उसने चलना जल्दी शुरू कर दिया हो और जो दूसरा बच्चा है उसने चलना लेट शुरू किया है। तो हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, तो हमें कंपैरिजन्स नहीं करने। आजकल बेसिकली होता क्या है कि हम ना कंपैरिजन्स की रेस में ही लगे हुए हैं। उसका A+ आ गया, तुम्हारा B क्यों आया? तो आप ये देखें, हो सकता है वो बच्चा किसी और जगह पे बहुत अच्छा है, हम उसकी जिस चीज़ में वो अच्छा है हम उसके ऊपर जो है हम उसको अप्रिशिएट करें। जो पहला बच्चा जिसका A+ आया, हो सकता है वो आर्ट्स में अच्छा नहीं है, वो स्टडीज़ में अच्छा है, तो हम उसको स्टडीज़ में अप्रिशिएट अगर कर रहे हैं। दूसरा अगर आर्ट्स में अच्छा है तो हम उसकी आर्ट्स को अप्रिशिएट करें, हम उसको उस तरफ आगे लेकर जाएँ। कंपैरिजन्स जो होते हैं ना वो फिर बच्चे को के अंदर एक तो पर्सनालिटी तो डिस्टर्ब करते हैं बच्चे की, उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब करते हैं, और सबसे बड़ी बात बच्चा भागना शुरू कर देता है पढ़ाई से। वो B+ भी ले रहा है ना, तो वो कहेगा कि B+ भी आने पर जूते तो पड़ने ही है ना, मार तो खानी ही है, तो फिर वैसे ही खा ले, बंदा फेल होकर ही खा ले, भाग ही जाओ, आप स्टडीज से भाग ही जाओ। यू सी, एक तो होता है मार कुटाई और एक होती है वो जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, हाथ तो आपने उठाना ही नहीं है व्यूअर्स। आपको पता है बाहर के ममालिक में, अमेरिका, कनाडा वगैरह, अगर आप अपने बच्चे पे हाथ उठाते हैं, बच्चा अगर 911 फ़ोन कर देता है और कहता है मेरी माँ ने मुझे मारा या बाप ने मारा, तो माँ बाप अरेस्ट होते हैं, वो बाकायदा जेल जाते हैं और बच्चे उनसे ले लिए जाते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज उनके बच्चे ले लेती है। सो बात यह है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अगर बाहर इस लेवल पे ये एक्शंस लिए जाते हैं तो क्यों लिए जाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है, ये आपकी चॉइस थी। आपने अगर नहीं भी बच्चा पैदा करना था तो आपकी चॉइस थी, आप फैमिली प्लानिंग की तरफ चले जाते। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है ना कि आपने बच्चा पैदा भी किया और फिर उसको मार मार के उसका बुरकस निकाल दिया, उसको गालियाँ निकाली, उसको एहसास कमतरी का शिकार किया। मैं तो हमेशा मैम एक ही बात कहती हूँ ज़ारा, जो मुझे बात बॉदर भी बड़ी करती है, कि भाई मोटरसाइकिल तक चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है,
लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सीरियसली, जिस किस्म के लोग आजकल दुनिया में घूम रहे हैं, अपने बच्चों के साथ ज्यादतियां, बदतमीजियां, ये वो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे की मेंटल हेल्थ, वो सेल्फ एस्टीम उसकी इतनी लो हो जाती है कि वो लोगों से बात करते हुए डरता है। सिर्फ मार कुटाई क्या, चीखना चिल्लाना बच्चे के ऊपर, आप नोटिस करेंगे अगर आप 6 माह के बच्चे पे भी चीखेंगे ना तो वो किस तरह से सहम जाता है। लेकिन ज़ारा फिर यही बच्चे या तो सहमे हुए होते हैं या फिर ये खुद ऐसे बन जाते हैं, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। फिर ये जो हम कहते हैं ना कि साइकोटिक होते हैं या ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर आप इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएंगे ना, जितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो एडल्ट होगा उसके पीछे या उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, माँ से मार और जान 90% आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे, मेरी 2-3 दोस्त हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत सी साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट हैं, अक्सर मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ यार व्हाट इज़ द बिगेस्ट कॉमन थिंग आपके क्लाइंट्स में, तो पता क्या कहते हैं कि जो ट्रॉमे उन्होंने अपने, हम 60 साल की औरत में से या 70 साल के मर्द में से उसके माँ बाप के दिए हुए ट्रॉमे निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं वो सबसे बड़ा मेन कॉज होता है आपकी पर्सनालिटी। दादा बड़े स्ट्रिक्ट थे, मारते थे, सोटी से मारते थे, लो जी फिर उस बच्चे ने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को मारना शुरू कर दिया, 4 स्कूलों से निकाला गया, बड़ा हुआ तो फिर उसने औरतों पे भी हाथ उठाना शुरू किया। व्यूअर्स, आपने बच्चों की फाउंडेशन ले करनी है, वो क्या बनेंगे। देखिए, एक पर्सनैलिटी और कुछ चीजें होती है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, और कुछ चीजें होती हैं जो लर्नड बिहेवियर होता है, जो आप उनको सिखाते हैं। आप गाली निकालेंगे तो आपका बच्चा क्यों नहीं गाली निकालेगा? आप बच्चे को मारेंगे, आपको नहीं मारेगा, लेकिन अपने भाई बहन या किसी और पे तो हाथ उठाएगा। और फिर जो वाह की जाती है जब बच्चे मार के आते हैं बेसिक वो क्या होता है कि इनिशियली जब आप बच्चा मार के आ रहा है तो उसको पहले शाबाशी दी जा रही है, और जब वो घर में शुरू करता है तो उसको फिर से मार कुटाई शुरू कर दी उसके साथ। हम खुद अपने बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। स्लो लर्नर्स के साथ कैसे डील करें, क्योंकि बाकी जो कंडीशंस हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हैं, जो मैं अब बात कर रही हूँ, जो इनको स्पेसिफिकली कोई डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है, वो तो चले आपको माहिर नफ्सियात के थ्रू ही हैंडल करना है। अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प सपोर्ट चाहे स्कूल से या इधर उधर से चाहिए होती है। लेकिन पेरेंट्स उन बच्चों के साथ जो कैसे डील करें जो शायद कुछ डिसेबिलिटी या किसी डिसऑर्डर का शिकार नहीं है, बाकियों की बनिस्बत ज़रा स्लो हैं, जैसे कि उनका C आ जाता है, बाकी बच्चों का A आ जाता है। आप समझ रही हैं? बिल्कुल। उनको मसला नहीं है, बस वो बाकियों की तरह तेज नहीं है, जल्दी लर्न नहीं कर पा रहे। अच्छा, उसमें ये होता है उनके साथ पेरेंट्स कैसे डील करें, माएँ भी और बाप भी? आपका ना पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे को, अगर हमें पता चल गया कि कोई इशू नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने उसको आपने जो सी लेकर आ रहा है ना, आपने उसको उस पर भी अप्रिशिएट करना है। अगर आप उसको उस पर अप्रिशिएट नहीं कर रहे या उस पर ऊपर चीख रहे चिल्ला रहे हैं ना, तो वो सी से भी पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसको आप जैसे अगर आपका एक बच्चा 5 मिनट में लर्न कर रहा है और उसको 10 मिनट लग रहे हैं तो आप उसको 10 मिनट दें। आप ये अफरा तफरी नहीं डालें उसकी, क्योंकि ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है, जो ब्रेन में चीज़ें वो लेकर जा रहा है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, उसके जो न्यूरॉन्स हैं हो सकता है वो थोड़ा आहिस्ता काम करें, वो थोड़ा इनटेक जो है वो आहिस्ता ले रहे हैं इन्वायरमेंट में से चीज़ों को। तो उसको आप क्या करें, आप उसको हेल्प आउट करें, उसको वो टाइम दें जितना वो टाइम ले रहा है। अगर आप उसको वो टाइम नहीं देंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे ज़्यादा, तो वो गलत होगा। बीइंग अ ह्यूमन, हम भी अगर हम ज़्यादा प्रेशर में होते हैं तो चीज़ें हमसे ख़राब होती हैं। मैं आपको वजह की बात बताऊँ, इवन अकेडमीज़ पे और ट्यूशन्स पे अब आप उनको पैसे दे रहे हैं कि जी आप हमारे बच्चों को ये चीज़ कराएं। कुछ जैसे मैंने हमज़ा को ट्यूशन्स पढ़वाई, अब आप लोग कहेंगे कि खुद पढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए था। मेरा गुस्सा तेज़ व्यूअर्स, मुझे पता था कि मैं अगर अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊँगी तो मेरा बच्चा मेरे से बिल्कुल परे हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा आपसे। ज़रा आपको अपनी कमियों का, अपनी कोताहियों का पता होता है। ऑब्वियसली जिस स्टेज पे उसको मैं ट्यूशन वगैरह शुरू कराई, उस स्टेज पे मेरे लिए बड़ा महंगा, ऑब्वियसली एक सिंगर मदर होने के नाते बच्चे को ट्यूशन्स दे रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। अच्छा, मगर टीचर का किसका इंतखाब किया? उनका जिनका मुझे पता था कि बहुत पेशेंस वाली, बहुत प्यार से सिखाती है। मैं जाके वहाँ बैठ जाती थी, लेकिन मैं बीच में बोलती नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो मेरी जिम्मेदारी होती तो मुझे पता था कि मैंने बच्चे पे चीखना भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हाथ नहीं उठाया किसी भी बच्चे के ऊपर। शायद हाथ उठ जाता, मुझे अपने से खौफ था। सो मैंने अपने आप को
अपनी किनारा कशी कर ली, तो प्लीज घर पे पेरेंट्स भी वो वाले सिखाएं। अगर बाप में ज्यादा बर्दाश्त है वो सिखाएं, बिल्कुल। माँ पे बात ना डाले। अगर माँ का गुस्सा तेज है, आपको पता है कि वो भड़क पड़ेगी, तो उसने चीख अब बच्चे के नंबर शायद आ जाएंगे लेकिन उसके दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है उनको अगर आपको लग रहा है ना कि वो 2 बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकता, उसको 1 to 1 में बैठकर पढ़ना है, तो आप उसको अकेले बिठाकर पढ़ाएं, तो वो हो सकता है ज्यादा जल्दी आपकी बात समझ अब मेरी नूर बहन छुटकी जो है वो सबके साथ लगी रहती है, खुशी खुशी चीजें करती रहती है, वो ग्रुप। हसन जो है उसको आपको 1-on-1 लेके चलना पड़ता है। वो नहीं है इंटरेस्टेड 10 लोगों में बैठ के पढ़ने के लिए, और वो खुद ही पढ़ लेता है। ही इज वेरी उस तरह से गुड लाइक। हर बच्चा फर्क है बिल्कुल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम कहते हैं कि अभी आप ब्रेक में मिले हो नूर को भी और हसन को, जी जी, दोनों की पर्सनैलिटीज डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, और दैट्स ओके। यही तो खूबसूरती है। फूल भी तो मुख्तलिफ, एक ही किस्म का फूल मुख्तलिफ शक्ल का होता है। हम खुद भी, हम अपने बहन भाइयों को या खुद को भी देखें तो हम एक ही घर में रहने वाले 5 लोग डिफरेंट होते हैं। सबकी ज़हनी जो तजुर्बे होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ज़हनी हालात भी डिफरेंट होते हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो फिर हम अपने ही बच्चों के साथ वो वाला रवैया क्यों इख्तियार करें कि हम उनकी पर्सनालिटीज़ को जो है वो ख़राब कर दें। सो आपका एंड में हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम क्या है जान? पेरेंट्स के लिए, नाना नानी दादा दादी यही लोग होते हैं ना जो पढ़ा रहे होते हैं। कभी कभी आपकी कोई आपकी बहन, जिस तरह मेरी बड़ी बहन, मतलब अल्लाह मेरी बहन को ज़िंदगी दे, सेहत दे, मैं तो कहती हूँ मेरे सर पे सलामत रखे। कुछ है तो मेरे से 2 साल बड़ी, लेकिन माँ से बढ़ के हैं इन मैनी वेज, और बल्कि मामा की भी एक तरह से वो मामा है। इतनी आपा अमेजिंग खातून है। अब मेरी बहन जो है, जिस पेशेंस और मोहब्बत के साथ हसन को और नूर को पढ़ाती हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ। मैं हमेशा उनको देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ आपा आपको गुस्सा क्यों नहीं चढ़ता? कहती जुगन नहीं चढ़ता, बच्चों पे किसको गुस्सा चढ़ता है? अब मुझे बच्चों के और किसी चीज़ पे नहीं वट चढ़ता, लेकिन जब कोई एक टास्क होता है और वो टास्क मुकम्मल करना होता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। इस वजह से मैं प्रोजेक्ट्स में हेल्प करा दूंगी, उनके स्कूल की तैयारियां सारी करा, सब कुछ कर लूंगी। पढ़ाने में मुझे पता है ये मेरा घूमता है, क्योंकि मेरी अपना बड़ा ट्रॉमा है पढ़ाई के साथ। मैंने बड़ी मारे खाई हैं ट्यूशनों के दौरान। ट्यूशन टीचर मेरी मुझे मारती थी, सोचे तो, यानी पे घर पे भी मारे खाई, ट्यूशनों पे भी मारे खाई, स्कूल में भी जलील हुए, फायदा क्या? तो अब आपको ना आप खुद को भी थोड़ा सा चेंज करें। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगी, और हर उस पेरेंट को मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ट्रॉमा मिला हुआ है, तो वो ट्रॉमा अपने बच्चों को बिल्कुल भी आपने नहीं देना। आप यहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए हैं, ना कि आप उनको और उनकी ज़िंदगी में पीछे लेकर जाना है। जेंटल पेरेंटिंग होती है, आप जेंटल पेरेंटिंग करें। हम क्या करते हैं, हम बच्चे के ऊपर बचपन में ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब आप बच्चे को बचपन में चीखना चिल्लाना उसके ऊपर शुरू कर देते हैं, तो बच्चे को आदत पड़ जाती है कि जब तक माँ या बाप मुझ पे चीखेगा नहीं, मैंने इसकी बात नहीं सुनी, मैंने हिलना ही नहीं है। तो शुरू से ही जो आपका शुरू से ही बच्चा है, उसको आप जेंटल पेरेंटिंग की तरफ आएँ और उसको ये बताएं कि चीखने चिल्लाने से कोई काम नहीं होता। आराम से, प्यार से बच्चे को उसकी बातें समझाएं। मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चा अगर नहीं समझ रहा, उसके लेवल पर जाएं, उस घुटनों के बल बैठें, उसको प्यार से पकड़ें, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको बताएं दैट मैं आपको ये कह रही हूँ, और उसको एक दफ़ा करके बताएं, क्योंकि बच्चे ने साथ ही नहीं आपने कहना है, और बच्चे को नहीं पता चल जाना कि मैंने ये करना है। और अच्छी बात पे दाद दे। अब हसन को आपके सामने मैं लेके आई, अब इस हसन को यूजुअली सलाम करने से कतराता है, लेकिन जब उसको लेके जाओ, कहो बेटा सलाम करो, और वो जब भी सलाम करते, गुड बॉय, यू आर सच अ गुड बॉय, वेल डन, माशाल्लाह, वेल डन मेरा बेटा, गुड बॉय, गुड गर्ल, बेटे बेटे। देखिए बच्चों को अच्छी बातों पे सपोर्ट करें। आपने कहा चेंज करें, मैंने इस तरह से तो अपने आप को चेंज किया कि मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ाने की कोशिश की। मुझे लगा कि यार मेरी पेशेंस आउट हो जाती है, लेकिन मैं बच्चों के साथ पेंट भी करती हूँ, हम गंदगचोले भी करते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, कुकिंग भी करते हैं, बेकिंग भी करते हैं। जिस चीज़ में मुझे पता है कि मार्जिन है कि मैं गलत कर दूंगी, मैं इसलिए किनारा कशी करती हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इतनी मार्जिन है कि मैं चीज़ें दूसरी अरेंज कर सकती हूँ। कारी साहब से पढ़ रहे होते हैं, मैं वहाँ पे कल बैठ के मैंने नूर को भी सुना, हसन के साथ भी बैठी, फिर उसके बाद उनके सिंगर टीचर भी आते हैं, शान भाई के साथ भी उनके साथ बैठ के साथ ज़रूर बैठती हूँ। वो चीज़ खुद नहीं करती जो मुझे पता है कि आपको पता है कि वो आपसे इरिटेट हो जाएंगे या आप उनसे इरिटेट हो जाएंगे। आई वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप विद माई चिल्ड्रन ज़ारा।
सबसे पहला ताल्लुक जो हमारे बच्चों का बनता है वो माँ बाप से माँ बनता है। बाप से बनता है। और वो आप ये कह लें कि जो पेरेंट्स हैं ना बच्चों के लिए, उनको लगता है कि ये हमारा सेफर कुल एंड का है, नात है। सेफर, हमें कोई भी प्रॉब्लम होगा ना हम इनके पास जाएंगे, हम सेफ हैं। तो अगर बच्चे को यही पता होगा ना कि यहाँ पर भी जाके हम सेफ नहीं हैं, तो वो आपसे भी भागना शुरू कर देगा, तो वो फिर बाहर ढूंढेगा। बच्चों के साथ दोस्ती करें, उनके साथ उनके लेवल पर जाकर बात करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। मारना बिल्कुल नहीं है, प्यार से बात करें, चीखना चिल्लाना भी नहीं है, और प्यार बच्चा के आपकी साथ- बात ज़रूर सुनेगा। थैंक यू सो मच ज़ारा। और व्यूअर्स प्लीज़ इज्जत से भी बात करें, इज्जत से बात करें। याद रखें कि बच्चों की एक मतलब वो छोटे साइज़ के इंसान ही हैं, वो कोई पेट्स नहीं है। पेट से भी आपको प्यार से बात करनी चाहिए और इज्जत से बात करनी चाहिए। आपका पेट भी एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। तो ये तो इंसान के बच्चे हैं, अशरफुल मखलूक़ात है। सो बच्चों को रिस्पेक्ट दे, चाहे वो 2 साल का बच्चा क्यों नहीं है, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो गिव योर चिल्ड्रन रिस्पेक्ट। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट स्टोरीज हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 2 बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ हैं। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, हमने मॉर्निंग एट होम में स्पेशली बहुत ज़्यादा आजकल इस चीज़ पे फोकस करना शुरू किया है कि आपकी उन लोगों से मुलाकात कराएं जो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, जो हमारे लिए आइकॉन्स हैं, जो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी पॉसिबल है। चाहे वो एक 16 साल का बच्चा हो जिसने अपनी बिज़नेस 4 साल पहले शुरू की हो और अब वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो ऐसी पर्सनालिटीज़ हों जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात, बहुत प्रॉब्लम्स देख के फिर भी ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि सर्वाइवल के अगले लेवल पे पहुंचे और लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करनी शुरू की। तो आज 2 ऐसी ही पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। हमारे साथ 2 ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जो अगर आप टेक्निकल टर्म यूज़ करें तो डिफरेंटली एबल्ड हैं। दोनों देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सोच हज़ारों देखने वाले लोगों से ज़्यादा वसी है। हमारे साथ आलिया रशीद हैं जो एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड सिंगर हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो प्यारी दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर से आज मिलके आपसे बहुत ही अच्छा लगा और आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। एंड देन वी हैव विद अस सैयद सुल्तान शाह। भाई प्रेसिडेंट तो हैं वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के और चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आए बल्कि दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई। वालेकुम सलाम जी। सुल्तान भाई, आपको वैसे मुबारकबाद भी देनी बनती है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और ये भी हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि आगे जाके इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपको और टीम को भी बुलाना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने व्यूअर्स के साथ सरप्राइजेस भी शेयर करने हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। और हमें साथ में ज्वाइन किया है हमारे म्यूजिशियंस ने, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो हमारी इस फैमिली का हिस्सा हैं। साजिद अली हैं ऑन द कीबोर्ड, मोहम्मद इकबाल हैं ऑन द गिटार, जग्गू खान हैं ऑन द तबला, गुलाम अब्बास हैं ऑन द ड्रम्स एंड साजिद अली हैं ऑन द ढोलक। सो अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आलिया जी की कहानी से। आलिया जी, क्या हमेशा से साइट का प्रॉब्लम था, जब पैदा हुई थी तभी नहीं देख पाई, या ये कहानी क्या है? सबसे पहले तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीटीवी का कि मुझे मौका दिया अपने व्यूअर्स से बातें करने का। बचपन में, अगर मैं बचपन की बात करूं तो मेरी जो पैदाइश है वो दुबई की है। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी बताती हैं कि 6 महीने तक तो मेरी वालदा को पता ही नहीं चला था कि मैं ब्लाइंड हूँ। दुबई में पैदा हुई और उन्होंने डायग्नोज ही नहीं किया? नहीं, उस वक्त मतलब कोई इतना रुझान नहीं था या कोई आइडिया नहीं था उस वक्त ना, क्योंकि मेरी आंखें दिखने में ऐसे लगती थी ना कि मोटी हैं, मतलब देख सकती है। कोई आइडिया नहीं था उस वक्त पेरेंट्स को कि नहीं, जैसे अब मैं भी अगर आपको देखूं, इसीलिए मैंने वैसे नॉर्मली जब कोई हमारे शो में डिफरेंटली एबल्ड पर्सनैलिटी आती हैं, आप हो गए, भैया हो गए, देख के तो नहीं पता चलता।
हाँ, तो इसी तरह उनको भी जब मैं पैदा हुई थी तो 5-6 महीने तक तो ये लगा कि मतलब इनको तो ये था ना कि शायद ये देख सकती है, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, ये क्या है। तो मेरी अम्मी बताती आप हैं। पहला बच्चा थी? जी अच्छा, एक तो फर्स्ट बॉर्न भी थी ना? जी 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 अगर जी। कोई होता कंपैरिजन तो फिर बंदा कर जी लेता। जी हाँ। जी जी। तो वो कुछ ऐसा हुआ कि उस वक्त घर में अब्बू के एक फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड, तो वो डॉक्टर थे, मियाँ बीवी। तो वो लोग हमारे घर जब आए देखने, पता लगा कि भाई इनके घर बच्ची पैदा हुई है तो ज़रा देख के आते हैं, मुबारक हो, जिस तरह आते हैं लोग मिलने एक दूसरे के। तो उन्होंने अम्मी अब्बू से कहा कि ये आपकी बेटी देख नहीं सकती है क्या? तो अम्मी ने कहा नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, तो ये तो हमें तो ऐसा लगता है कि देख सकती है। उन्होंने कोई रेड कलर का कोई कपड़ा जो है कुछ वो मंगवाया अम्मी के बकौल। तो वो मंगवाया तो वो जो बच्चे आँखों को ऐसे मूव करते हैं, उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो मैं ना कर पाई। फिर उसके बाद वो जो एक और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, अभी भी ये कहते हैं कि लाल चीज़ों की तरफ, ऑरेंज चीज़ों की तरफ बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, रेड ज़्यादातर। जी जी जी। बच्चे छोटी एज पे इतना कलर नहीं देख पाते, बट ये वाला कलर स्पेसिफिकली बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। हाँ जहाँ जी। लाल होगा बच्चे की नजर वहाँ जी 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 जी। तो वो मैं उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद एक वो जो झुंझुना होता है, वो जिसे बच्चे छन 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 करते हैं, वो भी मेरे सामने लेके आए। अब वो देखूं तो रिस्पॉन्ड करूं, सुनूं तो रिस्पॉन्ड कर। तो सुनूं तो रिस्पॉन्ड कर। अब सुनने की कैपेसिटी तो थी, लेकिन देखने वाली कैपेसिटी के मतलब वो किस एंगल से वो चीज़ हो रही है, वो मतलब यानी कि उसको वो नहीं मैं कर पा रही थी रिस्पॉन्ड। तो तब फिर जो अब्बू के जो फैमिली फ्रेंड आए हुए थे, मियाँ बीवी, वो डॉक्टर थे, उन्होंने फिर कहा कि ये बच्ची नहीं देख सकती, तो आप डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करें, तो आपके लिए कोई हो सकता है बेहतर कोई राह निकल आए। फिर मेरे पेरेंट्स पे तो कयामत टूट गई होगी। हाँ यकीनन, देखें तो पहला बच्चा, और पहला बच्चा वैसे ही इतना लाडला होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सारे बच्चे लाडले होते हैं, बट मतलब इमेजिन कि आपने बच्ची और माशाल्लाह प्यारी बच्ची सबको दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें, और वो कहे कि जी नजर ही नहीं आ रहा। हाँ बस वो तो फिर मेरे पेरेंट्स पे जो गुजरा, वो तो वही उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे। फिर मेरे पेरेंट्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी, डॉक्टर्स को दिखाया। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि जो पीछे जो मेन लाइट है, जहाँ से रोशनी ऑप्टिक नर्व जो मेन होती है, वो जनरेट जहाँ से होती है, वो बंद है, वो काम नहीं कर रही, वो बंद है। आगे से बिल्कुल ठीक है, अब पीछे अगर कोई सपोर्ट मिले तो आगे भी रास्ता जो है चलता है ना। अब पीछे मेन फ्यूज़ आपका वो जब बंद हो जाए तो आगे क्या रोशनी मिलेगी। एग्जैक्टली। तो वो फिर डॉक्टर्स ने फिर अम्मी अब्बू को ये बताया कि फिर अम्मी अब्बू ने कहा कि कोई इलाज अगर हो पॉसिबल, उन्होंने कहा कि कुदरत की तरफ से है, अगर हो जाए सो हो जाए, वरना कोई मतलब इलाज वगैरह कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुदरत की तरफ से अगर हो जाए वो एक अलग बात है। लेकिन फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया दुबई में, फिर पाकिस्तान आके भी दिखाया, फिर तरह तरह के अम्मी अब्बा ने जो है वो जैसे एक्सपेरिमेंट्स और हरबे किए, वो किए, यकीनन किए। देखें हर पेरेंट्स का, हर पेरेंट करता और है। बहुत से पेरेंट्स माजरत के साथ नहीं भी करते, बहुत से पेरेंट्स नहीं भी करते, लेकिन मेरे केस में हर कोशिश की। हाँ, हर तरह की कोशिश की, बट वो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शायद इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे क्या हुआ, फिर जिंदगी कैसे बढ़ी, उसकी तरफ हम आएंगे। सर, आपके साथ बिनाई का इशू डे 1 से था, या आपकी कहानी सर कहाँ से स्टार्ट होती है? नहीं, मेरी तो ठीक थी विजन, और मैं 9 साल तक बिल्कुल ठीक रहा, नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था। यानी कि आपने सब कुछ, आपको कलर्स का भी पता है? जी हाँ बिल्कुल, और वो सारा कुछ मुझे याद है। इसके अलावा 9 साल की उम्र में एक मेडिसिन रिएक्शन कर गई, जिसकी वजह से मेरी आई साइट जो है वो चली गई। तो ज़ाहिर घर में जो दवाइयाँ होती हैं आमतौर से हम पेरेंट्स दे देते हैं, किसी के सर में दर्द है, किसी को क्या है, मेरा भी ऐसे ही सर में दर्द था, तो गोली मेरे वालिद ने मुझे दे दी, तो वो रिएक्शन कर गई, और 3-4 दिन के अंदर अंदर मेरी आई साइट जो है वो ख़त्म हो गई पूरी। जी बिल्कुल। तो बहरहाल शुरू में काफ़ी डिप्रेशन था चीज़ों को, ज़ाहिर है आप एक हंसता खेलता बच्चा, देखने वाला, सारी चीज़ें समझता है, देख रहा है,
क्योंकि भैया 9 और- साल की उम्र पे तो हाँ बच्चे जी। में शऊर है और स्कूल आपने भी क्योंकि जाता देख था, लिया ना स्कूल भी सब। जाता था, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें फेस की। और नहीं भैया ये बताएं आप पे क्या गुजरी उस वक्त, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग हमेशा माँ बाप की बात करते हैं, ये वो जो ये भूल जाते हैं कि बच्चों पे क्या गुजर रही है। वो जो गुजर गई वो गुजर गई। नहीं, but लेकिन भैया ये है कि बहरहाल ज़ाहिर है एक डिप्रेशन तो होता है। तो शुरू में काफ़ी डिप्रेशन हुआ, और ज़्यादा डिप्रेशन इस वजह से हुआ कि पेरेंट्स बहुत परेशान थे। वालदा रोती थी, वालिद परेशान थे, सबसे बड़ा था मैं भी घर में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं और ज़्यादा डिप्रेस हुआ। और शुरू में जब बिल्कुल अंधेरा की कैफियत हो गई और हॉस्पिटल में भी रहा 20-22 दिन, उन्होंने किसी ने क्या कहा कि इस दिमाग में रसोली है, किसी ने कहा कि जी कोई पानी आ गया है, कोई मुख्तलिफ डॉक्टर कोई मुख्तलिफ इलाज करते रहे, जिस तरह हमारे यहाँ मेडिकल के सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है। तो बहरहाल वो नहीं हो सका। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर ज़िंदगी में जब मैं ब्लाइंड स्कूल में दाखिल हुआ, अडारू स्कूल फॉर द ब्लाइंड कराची में, मैंने वहाँ से पढ़ा है, तो फिर वो एक समझें कि मेरी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। जो बीच में 3 साल का गैप आया, उस गैप के बाद और आज का दिन, फिर वो मैंने पीछे पलट के नहीं देखा और ना मुझे देखना चाहिए। और वो ऐसा ज़बरदस्त मेरा सफ़र है, स्ट्रगल भी है, एजुकेशन भी है, तहरीर व तकरीर भी है, खेल कूद भी था, सब कुछ, म्यूज़िक भी था। एक भरपूर स्टूडेंट लाइफ जिसको कहते हैं आप, मैंने वो अपने स्कूल में गुजारी। और जो वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, जिस तरह से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और जिस तरह हमारी तरबियत की, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारा असासा है। और अल्लाह करे कि सब लोगों को ऐसे उस्ताद मिलें, ऐसे अच्छे मेहरबान मिलें, पढ़ाने वाले मिलें, पेरेंट्स मिलें, दोस्त अहबाब मिलें। तो बस वो जो मुश्किलात थी वो उन्हीं दिनों में थी, जो 3 साल का अरसा था, जब मेरे वालिद जो हैं मुझे लेके फिरते थे और मुख्तलिफ डॉक्टर, हकीम, पीर, फ़कीर, कोई जगह उन्होंने, ज़ाहिर है एक वालिद कैसे छोड़ सकता है। लेकिन ये कि फिर वो दिन और आज का दिन देखें हम कहाँ से कहाँ ले आए अपने आप को भी, और न सिर्फ अपने आप को बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं हमारा रोल है। और वो एक ऐसा रोल है जो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी में एक अच्छा इमेज और एक लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन, एक कुछ करने का जज्बा, ये सारी चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी क्रिकेट टीम तो आप हमारी देख ही रहे हैं। जी सर, क्रिकेट टीम देख रहे हैं। वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, जो अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे माहिर नफ्सियात के साथ भी, बच्चों की जैसी फाउंडेशन हम ले करेंगे, चाहे बच्चा सो कॉल्ड जो एक टर्म यूज़ की जाती है, नॉर्मल बच्चा हो या डिफरेंटली एबल्ड हो, बच्चा तो बच्चा है। आप जिस तरह पौधे को उगाते हैं, आप उसमें पानी डालते हैं, उसको सनलाइट देते हैं, अगर आप उसी 1-2 पौधे एक जैसे ख़रीदें, एक को आप बंद कमरे में रखते हैं, उसको ना पानी दें ना धूप दें, वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा। और एक पौधे, और उसी के साथ के पौधे को अगर आप सनलाइट दे रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें करें, तो वो पौधा भी बड़ी खूबसूरती से उगेगा। तो अब आप इंसान पे ये चीज़ कन्वर्ट कर दें, ये तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने बच्चों को भी इसी मोहब्बत और इस एफर्ट के साथ बड़ा करें जिस तरह इन लोगों के पेरेंट्स ने किया, ना कि उनको छुपाएं और उनको टॉर्चर करें। और जैसे कि मैम ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि बहुत से लोग तो करते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं करता है, घरों में बंद कर देते हैं, ढक देते हैं। खैर मैम, आपसे कुछ सुनते हुए हम ब्रेक में जाना चाहेंगे। बल्कि ब्रेक यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि हम ये जो देख सकते हैं लोग, इनको महरूमी से लड़ने के राज सिखा रहे हैं। आज से मैं ये ज़रूर इस बात को कहूँगी कि हम ये जितने देखने वाले लोग हैं, इनको ज़िंदगी में महरूमी से कैसे लड़ा। एक तो हम मौसीकी में राग सिखाते हैं ना, और असल जो इनकी तरबियत हम कर रहे हैं, अब मैं इनकी तरबियत एक सोसाइटी में रह के कर रही हूँ, या ये तरबियत भाई अगर कर रहे हैं, तो हम देखने वालों को महरूमी से लड़ने के राग सिखा रहे हैं। और ये खेल के ज़रिए बात कर रहे हैं, और हम राग के म्यूज़िक के ज़रिए महरूमी से लड़ने के राग सिखा रहे हैं। तो आप हमें क्या सुनाएंगी अब? तो अभी मैं, क्योंकि लोग दुनिया मुझे क्लासिकल मौसीकी के आर्टिस्ट के हवाले से जानती है, तो मैं क्लासिकल म्यूज़िक से शुरुआत करूँगी, राग सुनाऊँगी, राग चारुकेशी। संत कबीर जी का एक दोहा है, वो सुनाऊँगी जी। तो
झीनी 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 बीनी चदरिया बीनी चदरिया काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया झीनी 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 पिंगला पिंगला ताना भरली पिंगला पिंगला ताना भरली सुषमन तार से बीनी चदरिया झीनी 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 जो चादर सूर नरमुनि ओढ़ी जो चादर सूर नरमुनि ओढ़ी ओढ़ी के मैल कीनी चदरिया ओढ़ी के मैल कीनी चदरिया दास कबीरा जतन से ओढ़ी दास कबीरा जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी 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 बीनी चदरिया बीनी चदरिया काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया झीनी 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 वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत आवाज़ है आलिया जी की, बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ गए, लेकिन किचन में भी नज़र डालनी ज़रूरी है। जी बेटा, किचन में क्या स्टेटस है? किचन में ये स्टेटस है कि खट्टी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और साथ में अचारी आलू भी। अभी अब आप पे कि आप इसे प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी। वंडरफुल। अब व्यूअर्स, शो को कंक्लूड करने की तरफ भी जाना है, तो उससे पहले ऑफ कोर्स सुल्तान साहब से हम ये जानना चाहेंगे, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल एंड बीइंग द चेयरपर्सन, द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, सर आप एक मोटिवेशन है, आप एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? आप देखें, आपकी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं, आपने स्कूल लाइफ में किया, अचीव किया, ख़ुद पर्सनली भी अचीव किया, लेकिन आप तो अब दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं जो आपकी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। देखिए, हर इंसान को अल्लाह ताला किसी न किसी मकसद के तहत इस दुनिया में लाता है। और जब हम डिप्रेशन के दौर से गुज़र रहे थे तो हम ये सोचते थे कि यार ये शायद हमारे लिए ही इम्तहान है, लेकिन आज ये एहसास होता है ज़िंदगी में कि अगर हम ब्लाइंड नहीं होते और हमारी आईसाइट नहीं जाती तो शायद हम इतना काम नहीं कर पाते जो आज हमने किया है। और ये सफ़र बहुत तवील है। मतलब हमने एक ख्वाब देखा था कि हम इस तरह ब्लाइंड की टीम बनाएं। उस ज़माने में 90s में, अर्ली 90s में जब शारजा का दौर होता था और क्रिकेट लोग कमेंट्री हम सुनते थे रेडियो पे, जब जावेद मेदाद ने छक्का भी लगाया था तो बड़ा पॉपुलर उस वक्त होता था शारजा मैच, शारजा क्रिकेट टूर्नामेंट। तो हमारे जहन में ये ख्याल आया कि साहब हम भी ऐसी कोई टीम बनाएं जो पाकिस्तान के लिए खेले और लोग ये कहें कि ये पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, और हम भी उसी तरह ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहने।
तो इस ख्वाब को लेकर के हम जब चले तो फिर अल्लाह ने बहुत मदद की और सोसाइटी ने भी, बहुत सारे फैक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें हमारी हेल्प आउट किया। तो हम उस ख्वाब से लेके और आज वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सदर तक एक लंबा सफ़र है। और सर वो अब आप इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इसमें आपका बहुत बहुत बड़ा हाथ तो है। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो हमने ब्लाइंड क्रिकेट को प्रमोट किया ही किया, फिर हम पाकिस्तान से निकल के नेपाल, बांग्लादेश, ये दोनों मुल्कों में भी ब्लाइंड क्रिकेट हमने शुरू की और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ की नेशनल टीम्स हैं, वहाँ के ब्लाइंड्स भी खेलते हैं। इसी तरह अभी हाल ही में हमने अफ़गानिस्तान के अंदर ब्लाइंड क्रिकेट शुरू की है और 250 लड़के वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं और ये पहला T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है जिसमें अफ़गानिस्तान की ब्लाइंड टीम भी आ रही है माशाल्लाह। तो इतने सारे मुल्क, पाकिस्तान में तो हम काम कर ही रहे हैं लेकिन दुनिया में बाकी भी कई जगह पर। और फिर एक जो ख़ास काम हम कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में भी हमने अपने कोचेज़ भेजे हैं, यानी हमारी जो लेवल है, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी अच्छी है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल इतना बड़ा इदारा हो चुका है कि अब यहाँ के कोचेज़ बाहर ममालिक में जाके ट्रेनिंग देते हैं। क्या बात है। और यहाँ पर भी 2-2.5 हज़ार बच्चे जो डायरेक्ट हमसे रजिस्टर्ड हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं पूरे मुल्क में। 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे रीजन हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं, खेलते हैं हर साल। और यही वजह है कि पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम ने आपको 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के दिया है। और सर यही तो बात है माशाल्लाह कि मैं यही तो कहती हूँ कि आज जो हमारे साथ लोग बैठे हैं, कहने को टेक्निकली डिफरेंटली एबल्ड है लेकिन एबल्ड लोगों से 1000 गुना ज़्यादा एबल हैं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को। इंसान को अल्लाह ताला ने अनबिलीवेबल लेवल की कैपेबिलिटीज़ दी हैं। बात यह है कि दिल आपका कितना बड़ा है। अगर आप अपना दिल बड़ा करें तो आप खुद भी एक आइकॉन बन सकते हैं और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। सर इस मामले में तो हम आपको सलाम पेश करते हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और आपने ये जो मिशन एक स्टार्ट किया है इसको आप भी करें कंप्लीट और इसके साथ साथ आपको लोग फॉलो करके भी इसको आगे लेके चलें, क्योंकि आई नो आप बहुत से लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं मज़ीद इस काम को आगे ले जाने के लिए। आलिया जी आप बताइए कि आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, एज अ सिंगर ऑल्सो आपने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया जी। आजकल तो आपको पता है लड़कियां वैसे ही अपनी जगह नहीं बना पाती, तो देन एज अ सिंगर अपनी जगह बनाना, बीइंग समवन हु कांट सी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगी मोटिवेट करने के लिए? देखें, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि लड़कियां अपनी जगह बना पाएँ। ये सुनने में तो लगता है कि लड़कियां अपनी जगह कैसे बना पाएंगी, जब हमारे पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर साहबा वज़ीर आज़म बन सकती हैं। वो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म थी ना। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने भी तो किरदार अदा किया है ना। तो क्या हम लड़कियां, हम क्यों नहीं किरदार अदा कर सकती? हम भी किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें सपोर्ट कितना ज़रूरी है, वो समझने की बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत इनकरेज मुझे किया। और अभी भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे दोस्त अहबाब, आप जैसे प्यारे बहन भाई, आप सबकी दुआएं, प्यार, मोहब्बत मेरे साथ है। मेरे असातिज़ा, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ देखा जाए तो। हाँ, कोशिश मैं कर रही हूँ कि महरूमी से लड़ने के राग कैसे सिखाए जाएं। क्या बात है। तो चैलेंजेस मैंने फेस किए और अभी भी कर रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब शौक़ था म्यूज़िक का तो मैं टेप पर कान रख के ऐसे स्पीकर्स पे ऐसे इस तरह कान रख के म्यूज़िक सुनती थी। उस वक्त मेरे कानों में मैडम नूरजहाँ जी की आवाज़ पड़ी थी, मिर्ज़ा साहबा की हीर वो गाती थी, छड़ दे मिर्ज़िया हाँ, ऐसे करके वो तो खैर उस वक्त तो बचपना था बिल्कुल। और फिर मैं एक स्टोरी सुनती थी, अमिताभ बच्चन की कहानी सुनती थी। फिर इस तरह बहुत सारे गाने मैं बचपन में सुना करती थी। क्योंकि मेरी फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं है। तो फिर जब मैं दुबई से पाकिस्तान आई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया। अब जब स्कूल में दाखिल हुए, वहाँ पे
लाहौर अलामा इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक में मैंने पढ़ा, फिर मैंने रावी रोड सनराइज़ वहाँ पे भी मैंने पढ़ा बचपन में। लेकिन जो मेरी असल जो ग्रो थी, मेरी जो ग्रोन अप, वो इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक लाहौर में हुई। वहाँ मैं म्यूज़िक, खेल कूद, म्यूज़िक, लेकिन म्यूज़िक में मेरी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा थी। खेल कूद में भी थी, लेकिन तकरीर ये जो लोग करते हैं स्पीचेस, उसमें मेरी दिलचस्पी कम थी, लेकिन म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब तो मैं फिर बोल लेती हूँ ना अच्छा खासा, माशाल्लाह। तो ये कॉन्फिडेंस ज़माने ने मुझको दिया, कॉन्फिडेंस। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जी। अल्टीमेटली वही वाली बात है व्यूअर्स, हर इंसान अपना रोल तो अदा करता है अपनी ज़ात के लिए, जी। लेकिन अपनों के लिए, और चाहे कोई अपना ना भी हो, अफ़गानिस्तान की टीम कोई सुल्तान साहब के रिश्तेदार तो नहीं लगे हुए ना यहाँ पे, और ना ही ऑस्ट्रेलियन, लेकिन बात यह है कि एक इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबको साथ ले के चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूअर्स हमारी माशरे में 10% से ज़्यादा अवाम जो है किसी न किसी फॉर्म में डिफरेंटली एबल्ड है। 10% अवाम एक बहुत बड़ा नंबर है। उनको रिकग्निशन देना, रिस्पेक्ट देना और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना और इक्वालिटी के साथ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जब यहाँ मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे जब पता ये चला था ना कि मैंने हिंदुस्तान जाना है, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा। और मैं इसका क्रेडिट रज़ा काज़िम साहब, बैरिस्टर रज़ा काज़िम साहब, मेरे उनको मैं ताया क्रेडिट है। देती हूँ। मेरे ताया है रज़ा जी जी काज़िम, जी हाँ जी बिल्कुल, मैं उनको क्रेडिट देती हूँ। और वाकई देखिए, मेरी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का अमल दखल रहा, बिल्कुल। और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा काज़िम साहब को मैं इसलिए क्रेडिट देती हूँ, मैं उनके इंस्टीट्यूट में जाया करती थी। ये बात है संजय नगर। जी, ये बात है 98-99 की। तो लेके मुझे कौन गया, मेरी अम्मी की एक सहेली थी, उनकी लड़की, वो मेरी इस मामले में मददगार साबित हुई। अल्लाह ने उनको शायद वसीला बनाना था मेरा, बिल्कुल सोर्स बनाना था मेरा, वो लेके गई मुझे। तो रज़ा काज़िम साहब ने मेरी आवाज़ को सुना, और जब मेरी आवाज़ को रज़ा काज़िम साहब ने सुना, तो आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि मुझे पहली दफ़ा सही जो क्लासिकी मौसीकी से रूह शनास मुझे रज़ा काज़िम साहब ने करवाया, सही। वो राग था राग गौड़ सारंग। राग गौड़ सारंग, सारंग का एक राग है जो दोपहर में गाया जाता है। तो वो गायिका थी किशोरी अमोनकर। अब मैंने वो आवाज़ पहली बार सुनी थी, गौड़ सारंग राग मैंने अपनी, यानी वो राग। मैम हम 12 बजे को भी क्रॉस कर गए जी, हैं जी, जी। टाइम वाइज। ओह। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह फिर हम रीइग्नाइट करेंगे, जी। बट वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ टाइम। जिनके अगले शोज़ हैं उन्होंने भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, सो वो यहाँ पे हमें गुफ्तगू को अपनी स्टॉप करना पड़ेगा। आपसे कुछ सुनते सुनते शो को क्लोज जी, जी, करेंगे। for sure। व्यूअर्स, इन बहुत ही प्यारी पर्सनालिटीज़ को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और मज़ीद इनको सुरखरू करे इंशाल्लाह। ये तो टीज़र था, इनको इंडिविजुअली बुला के इनकी स्टोरीज़ एंड देन उसके साथ साथ जो ये लोग काम कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। जी मैम। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। बहुत दुख दिया